हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स से और चैप्टर 5 है जिसका नाम है ऊर्जा का स्रोत। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद होगा। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो इसमें बायोगैस ईंधन में तो इस लकड़ी, गोबर गैस, कोयला सभी का इस्तेमाल होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो जो जितने भी उद्योग हैं, संयंत्र, उसमें से क्या होता है, अनेकों प्रकार की गैसें निकलती है जो हमारे वातावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है, जिसके कारण वैश्विक तापमान उत्पन्न होता है। अब ये वैश्विक तापमान क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग का ही दूसरा नाम है वैश्विक तापमान। वह खास करके मानवीय गतिविधियों के जो कारण होता है, वो हमारे वातावरण में जो है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिसके कारण जो है ये ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न होता है, जिसके कारण अन्य अन्य भी समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे जो है ग्लेशियर जो है अभी इनके तापमान के कारण पिघल रही है, उसका मेन कारण यही है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग तो समझ गए। और उसमें जो है खास करके यहाँ दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, O2, NH3, CO2 या N2। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2। CO2 क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका और भी गैस है, जैसे हो गया मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ओजोन या CFC। इसमें जो है ये महत्वपूर्ण गैसें हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया है जो ऑप्शन में CO2 ही, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस होगा कौन? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पवन विद्युत जनित्र में पवन विद्युत जनित्र मतलब हो गया पवन चक्की में जो है पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन चक्की से जो यानी पवन चक्की के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होता है, उसमें जो है उनकी चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसका मतलब हो गया 1 घंटा में कम से कम 15 किलोमीटर की दर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो सबसे पहले बता देते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। तो आज से हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पहले जो है पेड़ पौधे जितने भी थे जानवर सब क्या हो गए, धरती के अंदर दब गए, जो हवा के अभाव में अपघटित होकर किसमें बदल गए? जीवाश्म ईंधन में बदल गए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो गया कोयला, लकड़ी, गोबर गैस या सभी। इसमें जो है सभी हो जाएगा, क्योंकि कोयला, लकड़ी और गोबर गैस जीवाश्म ईंधन सभी का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, यानी सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और इसमें होता क्या है नाभिकीय संलयन में? तो इसमें हाइड्रोजन गैस जो होता है वह हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसलिए दिया गया है सूर्य और यानी कि तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन, क्योंकि इसमें जो सूर्य और अन्य तारों में जो होता है वह हाइड्रोजन गैस जो होता है वह हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। आपका ऑप्शन हो गया घास, लकड़ी, पवन या बहता जल। इसमें प्राचीन काल में जो उष्मीय का, प्राचीन मतलब पुराने जमाने में जो है उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था ऊर्जा का कौन? घास, लकड़ी, पवन या बहता जल। इसमें राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़
या एल्युमिनियम का छड़? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम का छड़। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम का छड़। और एक चीज ध्यान देना है, नाभिकीय विखंडन जो है वह परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। इस पर भी ध्यान देना है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन और पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा या ईंधन? तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है? किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 1 MeV, 10 eV, 200 MeV या 10 keV? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 मेगावोल्ट। ठीक है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है 200 मेगावोल्ट। गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर में, गोबर गैस क्या है? एक बायोगैस है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? तो बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है, ऑप्शन हो गया आपका कोयला, बिजली, सूर्य या परमाणु बम? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब प्रश्न उठता है ये नवीकरणीय क्या है? ठीक है, तो नवीकरणीय मतलब होता है जो कभी न समाप्त हो। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब जो कभी न समाप्त हो, जो बार बार उपयोग होता रहे, वो क्या हो गया? सौर ऊर्जा। और अनवीकरणीय यहाँ पर प्रश्न दे दिया रहेगा अनवीकरणीय, तो अनवीकरण का मतलब होता है एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हम नहीं ला सकते, तो वह क्या हो गया? अनवीकरणीय ऊर्जा। यहाँ पर दिया गया है नवीकरणीय ऊर्जा, आप इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए कोयला है, कोयला को जलाएंगे तो फिर हम दोबारा उसका उपयोग हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर प्राकृतिक गैस भी है, यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा है, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हम नहीं कर सकते। लेकिन सौर ऊर्जा जो है वो लगातार ऊर्जा देता रहता है, इसलिए क्या हो गया? और दोबारा हम उपयोग उसमें ला भी सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया? यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। सौर कुकर जो होता है उसमें 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, और 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बॉक्सनुमा सॉफ्ट कुकर में जो है 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50%, 60%, 70% या 75%? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 75%, यानी कि 75%। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है कितना परसेंट? तो 75% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या अमेरिका? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा एग्जाम पूछता रहता है, जो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क। ऑप्शन में ऐसे पूछ सकता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में देना है पवनों का देश, यानी ऐसे ही घुमा कर पूछता रहता है एग्जाम में। जो पवनों का देश कहा जाता है तो यहाँ पर हो गया डेनमार्क, उसी को क्वेश्चन को पूछ दिया जाए उल्टा करके, डेनमार्क को कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा पवनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा। इतना जो है यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन जीवाश्म ईंधन जो हो गया आपका, वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग हम नहीं ला सकते हैं। ये क्या हो गया आपका? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या विद्युत मीटर मोटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी कि जिसको हम सोलर सेल कहते हैं, जो जो सूर्य की रोशनी से जो होता है, उनकी एनर्जी से जो है वह चार्जिंग होता है। ठीक है, तो सौर वह जो है सौर सेल, वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर सेल का काम है सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या दिष्ट धारा। तो बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? तो किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में यानी कि विद्युत ऊर्जा में। बांध के द्वारा जो है टरबाइन जो स्थापित किया जाता है टरबाइन, उसमें ज्वारीय ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या जैव गैस। एक उत्तम ईंधन जो होगा वो कौन सा है? कोयला है कि लकड़ी है कि पेट्रोलियम है या जैव गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव गैस। एक उत्तम ईंधन जैव गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा पर जल के ताप में अंतर हो, यानी कि ओटीईसी विद्युत संयंत्र है जो केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा, यानी पृष्ठ मतलब हो गया ऊपरी भाग पर जल का ताप, और 2 किलोमीटर नीचे यानी कि 2 किलोमीटर के नीचे तक की गहराई पर जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ओटीईसी विद्युत संयंत्र जो होता है उसमें तभी यह प्रचालित होते हैं जब महासागर पृष्ठ यानी महासागर जो है हो गया यह उसका ऊपरी भाग, ठीक है, इसके अंदर 2 किलोमीटर की गहराई पर उनके तापों में, उन दोनों के ऊपरी भाग और 2 किलोमीटर जो अंदर दिया गया है, 2 किलोमीटर अंदर उनके तापों के उनके बीच जो है ऊपरी भाग और उनके बीच बीच जो है कितना अंतर होना चाहिए? ऊपरी भाग और नीचे के यानी 2 किलोमीटर की गहराई तक जाने के बाद उन दोनों के बीच के जो है तापों का अंतर कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो होता है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के है नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है और नवीकरणीय स्रोत। ये क्वेश्चन जो है उल्टा कर भी पूछ सकता है। जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन। और जीवाश्मी ईंधन किसका स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग उसको नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिक के विखंडन पर कि नाभिक के संलयन पर या दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगर यहीं पर चेंज करके एग्जाम में दे दिया जाए तो परमाणु बम किस प्रक्रिया अभिक्रिया पर आधारित है? ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ लिख देते हैं परमाणु बम। आप इसे लिख भी सकते हैं, ऐसे तो माउस से लिख रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम होगा लिखने में। परमाणु र है ये परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम। अगर यहाँ प्रश्न दिया है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगर वहीं पर पूछ दिया जाए परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो वह हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है,
अब एक प्रश्न और उठता है, जो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो परमाणु बम का आविष्कार जो है ऑटो हन ने किया था, और हाइड्रोजन बम का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। तो आप इसमें राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो सर आप प्रश्न उठता है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो तारापुर, तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, सतलज नदी पर, यमुना नदी पर या नर्मदा नदी पर? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर में गंगा नदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह राजस्थान में। आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, जब भी राणा प्रताप रहेगा तो र से राणा हो गया, तो र से राजस्थान में टिक लगा दीजिएगा। तो इससे इस तरीका से आप लोग बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। जो राणा प्रताप सागर, र से राणा हो गया तो राजस्थान में टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा, यानी पवन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है वह विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर में पांचवा, यानी कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में पांचवा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा या सिलिकॉन? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल करके सौर सेल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कायगा, ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक से, कायगा, क से कायगा हो गया तो क से कर्नाटक। तो कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।